हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल फिजिक्स क्लासेस में। जैसा आपको पता है कि हमने 11th क्लास के लिए क्लास स्टार्ट की हुई है। अभी आपका रिजल्ट नहीं आया है 10th क्लास का। उम्मीद करते हैं कि 25 तक आपका रिजल्ट आ जाएगा। तब तक आप अपना मन लगाकर पढ़िए। इससे पहले मैंने आपको एक वीडियो पढ़ा दी है, एक क्लास ले ली है मैंने आपको। उसमें मैंने आपको फिजिक्स की डेफिनेशन बताई थी, क्या डेफिनेशन होती है फिजिक्स की। 4 डेफिनेशन बताई। जो फिजिक्स है उसके प्रिंसिपल बताए, यूनिफिकेशन यानी कि सार्वभौमिकरण, और दूसरा मैंने क्या बताया आपको, रिडक्शनिज्म यानी कि न्यूनतावाद। सार्वभौमिकरण क्या कहता है कि जितने भी फिनोमिना हो रहे हैं उनको एक लॉ से डिफाइन कर देना, और रिडक्शनिज्म ये कहता है कि किसी भी बड़े टॉपिक को पढ़ने से पहले उसके जो छोटे छोटे टॉपिक हैं उसको हमें पढ़ना है। तो इसको हम हार्ट ऑफ फिजिक्स बोलते हैं। आज हम जो देखने वाले हैं वो देखने वाले हैं स्कोप एंड एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स। जो फिजिक्स है उसका स्कोप यानी कि कार्यक्षेत्र और उसका रोमांच देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फिजिक्स का स्कोप की। देखिए फिजिक्स का क्या स्कोप है। देखिए जो स्कोप ऑफ फिजिक्स भौतिकी का कार्यक्षेत्र है उसे 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक मैक्रोस्कोपिक और एक माइक्रोस्कोपिक। मैक्रोस्कोपिक का मतलब क्या होता है, बड़े लेवल पर, बल्क लेवल पर, और माइक्रोस्कोपिक का मतलब क्या होता है, सूक्ष्म लेवल पर। अगर मैं कहूँ आपसे कि ये एक फ़ोन है या एक घड़ी है, ये ठीक है, ये बल्क लेवल पर है, लेकिन इसके अंदर चला जाऊँ किस किस पदार्थ से मिलकर बनी है, क्या है उसका एटम, न्यूक्लियस क्या है, तो वो होगा आपका माइक्रोस्कोपिक। तो मैक्रोस्कोपिक को हिंदी में बोलते हैं स्थूल प्रभाव क्षेत्र, और माइक्रोस्कोप को बोलते हैं सूक्ष्म क्षेत्र। तो आपको वैसे भी पता होगा सिम वगैरह जो लगता है, एक मैक्रो सिम होता है, एक माइक्रो। माइक्रो का मतलब छोटा। तो पहले हम मैक्रो के बारे में पढ़ते हैं। अधिकतर आप 11th क्लास में जो चैप्टर हैं, आपके यूनिट्स हैं, वो मैक्रो फिजिक्स है, मैक्रोस्कोपिक स्कोप है फिजिक्स का। तो इसमें क्या होता है इसमें क्या होता है, इंक्लूड फिनोमिना एट द लेबोरेटरी, यानी कि जो प्रयोगशाला में आप घटना देख रहे हैं वो टेरेस्ट्रियल का मतलब पार्थिव, जैसे पृथ्वी वगैरह के बारे में, और एस्ट्रोनॉमिकल यानी कि खगोलीय है। तो इसमें प्रयोगशाला, पार्थिव तथा खगोलीय स्तर की परिघटनाएं सम्मिलित होती है। मतलब जो बड़ी बड़ी घटनाएं होती हैं, बड़े बड़े इवेंट्स होते हैं, वो सम्मिलित होते हैं मैक्रो में, और माइक्रो में आगे पढ़ोगे छोटे छोटे होते हैं, जैसे एटम, न्यूक्लियस, आपका मोलिक्यूल। उसके बाद दीज स्टडी इन क्लासिकल मैकेनिक्स। देखिए फिजिक्स की 2-3 कई ब्रांच होती थी, उसमें से एक है जो पुरानी है, जिसको बोलते हैं हम क्लासिकल मैकेनिक्स यानी कि चिरसम्मत यांत्रिकी। तो इसमें चिरसम्मत यांत्रिकी के सिद्धांतों का उपयोग किया जाएगा, और जब आप आगे पढ़ेंगे उसमें आप देखेंगे क्वांटम मैकेनिक्स का यूज होगा, जो कि इंपॉर्टेंट है आपकी मॉडर्न फिजिक्स के बेस पर। तो क्लासिकल मैकेनिक्स भी इंपॉर्टेंट है, इसके समझे बिना आप वो नहीं समझ सकते, ठीक है। और यहाँ पर पहले हमें पढ़ना है क्लासिकल मैकेनिक्स, इसलिए 11th क्लास में आपको दी है क्लासिकल मैकेनिक्स। अब क्लासिकल मैकेनिक्स में कौन कौन सी ब्रांच आएंगी, ये जब आप टॉपिक पढ़ेंगे जाकर, पहला दूसरा चैप्टर से स्टार्ट होगा हमारा यूनिट्स एंड डायमेंशन, तब आपको सब अच्छे से समझ में आ जाएगा। अभी तो केवल आपको ये पता करना है कि हम पढ़ने क्या क्या वाले हैं। सबसे पहले फिजिक्स की एक ब्रांच होती है यांत्रिकी, जिसको बोलते हैं मैकेनिक्स। क्या बोलते हैं, मैकेनिक्स। इसमें बेसिकली आप क्या क्या पढ़ते हैं, इसमें पढ़ते हैं द्रव्यमान यानी कि मास के बारे में, जड़त्व यानी कि इनर्शिया के बारे में, आपने पढ़ा होगा न्यूटन का जड़त्व का नियम। उसके बाद बल यानी कि फोर्स के बारे में, ऊर्जा एनर्जी के बारे में, या द्रव्य के नियमों, लॉज ऑफ मैटर का अध्ययन किया जाता है। और न्यूटन के गति के नियम आपने पढ़ा होगा, न्यूटन के गति के 3 नियम, गुरुत्वाकर्षण के नियम, ये सब किस पर आधारित है, यांत्रिकी पर। और यांत्रिकी किस पर आधारित है, क्लासिकल मैकेनिक्स पर। तो इसमें बड़े लेवल पर हम अध्ययन करते हैं। उसमें और देखेंगे आप शक्ति, बल, आघूर्ण आदि की क्या की जाती है, व्याख्या। तो ये मेनली आपके 6-7 चैप्टर कवर हो जाते हैं फिजिक्स के 11th क्लास के। उसके बाद आपका नया सेकंड बुक में फिजिक्स की 11th में 2 बुक पढ़ाई जाती हैं, उसमें सेकंड बुक है। तो सेकंड बुक में आता है एक टॉपिक उष्मागतिकी। क्या आता है, उष्मागतिकी। उष्मागतिकी में आप हीट यानी कि उष्मा के बारे में पढ़ते हैं, कार्य यानी कि वर्क के, टेम्परेचर यानी कि ताप के, एंट्रोपी, हीट इंजन, ये सब चीज़ों के बारे में आप पढ़ते हैं। तो इसमें निकायों के उष्मीय संतुलन के नियम यानी कि थर्मल इक्विलिब्रियम लॉ, उष्मा प्रवाह की दर, रेट ऑफ हीट फ्लो, उष्मा का कार्य में रूपांतरण, ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम वर्क आदि की क्या करते हैं, पढ़ते हैं। तो उष्मागतिकी में आप मेनली उष्मा, हीट, टेम्परेचर, इनके बारे में पढ़ते हैं। ये आपका
फिजिक्स का सेकंड बुक है, उसके लास्ट के कुछ चैप्टर हैं, उसके बारे में आप पढ़ेंगे सब कुछ। अभी आपका हो सकता है कि ये समझ में ना आए, लेकिन आपको टॉपिक एक बार अपने माइंड में मेकअप कर लेने हैं कि ये टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं। उसके बाद एक ब्रांच आती है क्लासिकल मैकेनिक्स की, जिसे बोलते हैं ऑप्टिक्स, यानी कि प्रकाशिकी। आपने 10th क्लास में भी पढ़ी है, जैसे कि प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, ध्रुवन। अब हम पढ़ेंगे 12th क्लास में जाकर व्यतिकरण, विवर्तन, सूक्ष्मदर्शी, दूरदर्शी आदि। ये सब आपकी ब्रांच कहलाती है ऑप्टिक्स। फर्दर जाकर आपकी ऑप्टिक्स भी 2 पार्ट में डिवाइड हो जाती है, वो बाद की बात है, ठीक है। तो ऑप्टिक्स में ये सब चीज़ें आएंगी, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप, ये सब चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं। किसमें? ऑप्टिक्स में। तो ये ब्रांच आप जब 12th क्लास में जाएंगे तो उसकी दूसरी बुक होती है जो सेकंड, उसकी पहली ही यूनिट आपकी, पहला ही चैप्टर प्रकाशिकी है। उसके बाद 4th जो क्लासिकल मैकेनिक्स में आएगा वो वैद्युत गतिकी, इलेक्ट्रोडायनामिक्स। इलेक्ट्रोडायनामिक्स में हम इलेक्ट्रॉन के आवेशित जो वस्तुएं, चार्ज वस्तुएं हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे, चुंबकित वस्तुओं के बारे में पढ़ेंगे, उससे गॉस की प्रमेय, एम्पियर का नियम, फैराडे का नियम आपने 10th में भी पढ़ा होगा, ये मैक्सवेल की समीकरण, ये सब हम वैद्युत गतिकी में पढ़ने वाले हैं। तो ये इस तरह से आप देखेंगे कि हमारे पास जो मैक्रोस्कोपिक व्यू है, यानी कि जो आप देखोगे कि स्थूल प्रभाव है, उसमें यांत्रिकी यानी कि मैकेनिक्स, थर्मोडायनामिक्स उष्मागतिकी, ऑप्टिक्स प्रकाशिकी और इलेक्ट्रोडायनामिक्स वैद्युत गतिकी आने वाली है। इसीलिए ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है कि आपको एक व्यू मिलना चाहिए कि हम क्या पढ़ेंगे, क्या हम पढ़ने वाले हैं, ये आपको पता चल जाता है इस चैप्टर के द्वारा, ठीक है। उसके बाद देखते हैं दूसरा स्कोप, वो है माइक्रोस्कोपिक स्कोप, यानी कि सूक्ष्म प्रभाव क्षेत्र। तो मैंने आपको बताया कि उसमें हम बड़ी चीज़ों के, टेरेस्ट्रियल या लेबोरेटरी की चीज़ों का अध्ययन करते हैं। इसमें परमाणविक यानी कि बहुत छोटा एटॉमिक 10⁻⁻10 मीटर, आणविक, मोलिकुलर तथा नाभिकीय घटना जैसे 10⁻⁻15 मीटर, इतनी अंदर तक चले जाएंगे, इतनी सूक्ष्म चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। इसमें क्वांटम यांत्रिकी का प्रयोग किया जाता है। उसमें किसका किया जाता था? क्लासिकल का, चिरसम्मत का। इसमें किसका किया जाएगा? क्वांटम मैकेनिक्स का। इसमें परमाणु यानी कि एटम, फोटोन, अर्धायु, हाल्पायु एटसेट्रा शामिल है। तो इसमें हम जो टॉपिक पढ़ेंगे उसमें एटम, फोटोन, रदरफोर्ड का मॉडल, ठीक है, थॉमसन का परमाणु मॉडल, ये सब चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं। ये भी आप क्लास 12th में फिजिक्स की सेकंड बुक में जाकर पढ़ेंगे। उसके बाद देखते हैं हम फिजिक्स का रोमांच क्या है, क्यों है फिजिक्स रोमांचकारी। सबसे पहले डेली लाइफ। आप देखेंगे कि आपकी जो दिन भर की दिनचर्या है उसमें अधिकतर योगदान फिजिक्स का है। आज मैं पढ़ा पा रहा हूँ, ये जो डिवाइस बनी है, मोबाइल बना है, इसके अंदर जो सेमीकंडक्टर यूज हुआ है वो फिजिक्स की देन है। चिप्स जो यूज हुई है, आईसी जो यूज हुई है, वो भी फिजिक्स की देन है। तो डेली लाइफ में आप जितने भी एक्सपेरिमेंट करते हैं, जितने भी आप काम कर रहे हैं जाने अनजाने में, आप देखेंगे सब के सब फिजिक्स पर ही डिपेंड है। तो ये रोमांच है डेली लाइफ में। दूसरा और रोमांच आप देख सकते हैं कि मान लीजिए आप बैठे हैं ऑफिस में, स्कूल में बैठे हैं, आपने कागज़ फेंकना है एक डस्टबिन में, ठीक है, कितनी स्पीड से उसको फेंका जाए, ज़्यादा तेज़ तो ना फेंक दें जिससे कि डस्टबिन को पार कर जाए, थोड़ा पास ही फेंकना है, तो कितनी स्पीड से फेंका जाए, ये भी फिजिक्स है। दूसरा, मान लीजिए कि आप क्रिकेट खेल रहे हैं, आपको बॉल को रेंज मैक्सिमम करनी है, अधिकतर करनी है, तो कितनी ऊंचाई पर उसे फेंका जाए, 6 हिटिंग किया जाए, कितनी स्पीड से मारा जाए, बैट फ्लो कितना होना चाहिए, ये सब क्या है? फिजिक्स है। तो ये फिजिक्स की एप्लीकेशन भी है आपकी डेली लाइफ में। और फ्यूचर को लेकर क्या क्या एडवांसमेंट है। सबसे पहले जब कंप्यूटर आया तब एक बहुत बड़ा बॉक्स होता था, टीवी आया खूब बड़ा, उसमें सीआरओ भी होता था। धीरे धीरे उसमें सुधार हुआ, जो टेक्नोलॉजी है वो आगे बढ़ी, आगे बढ़ने के बाद सीआरओ ही खत्म हो गए। अब छोटा सा आप देखेंगे इतनी सी एलईडी आने लगी, मोबाइल आने लगे इतने इतने से। तो ये क्या है? फ्यूचर एडवांसमेंट है कि फ्यूचर के लिए टेक्नोलॉजी किस तरह से हमारी मदद कर रही है। तो इस तरह से आपने जैसे देखा होगा कि जैसे आर्किमिडीज थे, टब में नहा रहे थे, नहाते नहाते उन्हें आइडिया सुझाव आया कि उन्होंने लो फ्लोटेशन बना दिया, तैरने का नियम बना दिया। दूसरा, चर्च में एक पेंडुलम टंगा था, पेंडुलम गति कर रहा था, आइडिया आया क्या इस तरह से हम टाइम को माप सकते हैं। एक बर्तन में पानी रखा था, पानी की जो भाप थी वो ऊपर क्या हो रही थी, ढक्कन पर प्रेशर लगा रही थी। दिमाग में आइडिया आया क्या ऐसा करने से हम भाप का इंजन बना सकते हैं।
इस तरह से तमाम घटनाएं आप देखेंगे प्रयोग पर आधारित होती है। तो जो आप फिजिक्स पढ़ते हैं उसमें प्रैक्टिकल यानी कि प्रयोग करके सीखना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। करके अगर आप सीखते हैं तो वो आपके पटल पर हमेशा के लिए छा जाएगा, आपके पटल पर, मस्तिष्क पर आप उसको कभी भी भूल नहीं पाएंगे। इसी तरह से विद्युत वाहक बल की डिस्कवरी हुई, बहुत सारी घटनाएं हैं जो आपको पता होनी चाहिए। इसके बाद हम देखते हैं कि प्रकृति में कितने मूल कण होते हैं, फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर। अब मूल कण किन्हें बोलते हैं? जो पता तो है हमें कि ये बल लगते हैं, लेकिन लगते क्यों हैं ये हम नहीं बता सकते, उन्हीं को बोल दिया गया मूल कण, नहीं मूल बल। क्या है प्रकृति में? मूल बल। तो मूल बल पढ़ेंगे, मेनली जितनी भी आपकी पूरी दुनिया है इन 4 ही बल से चल रही है। तो प्रकृति के अंदर 4 प्रकार के मूल बल पाए जाएंगे। कौन कौन से मूल बल पाए जाते हैं प्रकृति के अंदर? पहला होता है गुरुत्वाकर्षण बल। उम्मीद करता हूं कि आपने पढ़ा होगा सभी ने, क्या होता है गुरुत्वाकर्षण बल। तो प्रकृति के अंदर जितनी भी 2 वस्तुएं होती हैं, उन 2 वस्तुओं के बीच आपस में एक आकर्षण बल लगता है, उस आकर्षण बल को बोलते हैं गुरुत्वाकर्षण बल। क्या बोलते हैं? गुरुत्वाकर्षण बल। तो जो एक ग्रेविटेशनल फोर्स होता है ये भी आपका एक फंडामेंटल फोर्स होता है। और अगर आपको इसको देखना है, हम डेली लाइफ में क्यों नहीं देख पाते? क्योंकि हमारा द्रव्यमान बहुत कम है। अगर हमें देखना है तो एक बॉडी का द्रव्यमान बहुत ही ज़्यादा होना चाहिए, 10 की घात 10, 12, 15 kg के आसपास। तो पहला टॉपिक है, पहला पॉइंट है गुरुत्वाकर्षण बल का, कि प्रकृति में क्या होता है। प्रकृति में सबसे कमजोर बल है ये, वीकेस्ट फोर्स होता है प्रकृति के अंदर। अगर 2 वस्तुएं हैं, एक का द्रव्यमान m1, एक का m2, और दोनों के बीच की दूरी r है, तो उनके बीच लगने वाला बल कितना होता है? F = G m1 m2 अपॉन r², जहाँ G है गुरुत्वाकर्षण नियतांक। तो इस तरह से आप देखेंगे कि जो सबसे कमजोर बल है वो कौन सा है? गुरुत्वाकर्षण बल। उसके बाद आप आगे देखेंगे सेकंड पॉइंट, इट इज अ फोर्स ऑफ म्यूचुअल अट्रैक्शन बिटवीन एनी 2 ऑब्जेक्ट बाय वर्च्यू ऑफ देयर मास। अभी मैंने आपको बताया कि 2 वस्तुओं में उनके द्रव्यमान के कारण जो बल लगता है उस बल को क्या बोलते हैं हम? गुरुत्वाकर्षण बल। यानी कि अन्योन्य आकर्षण बल वह है जो 2 वस्तुओं पर किसके कारण लगता है? द्रव्यमान के। अगर द्रव्यमान है तो उनमें क्या लगेगा? बल। तीसरा, इट इज अ यूनिवर्सल लॉ। इसका मतलब क्या है कि संपूर्ण ब्रह्मांड में आप यहाँ जाइए, निर्वात में जाइए, कहीं बुध पर जाइए, मंगल पर जाइए, कहीं भी चले जाइए इस यूनिवर्स के अंदर, ये बल आपको हमेशा हर जगह पर देखने को मिलेगा। फोर्थ पॉइंट है, नो मीडियम रिक्वायर्ड। इसके लिए किसी भी मीडियम की जरूरत नहीं है। यहाँ पर मान लीजिए, यहाँ पर हमारी पृथ्वी है, अर्थ, इसके चारों ओर मून चक्कर लगा रहा है, तो क्या इसके बीच में मीडियम की रिक्वायरमेंट है? नहीं है। मीडियम नहीं होगा, क्या होगा? तब भी इनके बीच में आकर्षण बल लगता है, और वो बल कौन सा होता है? गुरुत्वाकर्षण बल। आगे देखते हैं, देयर आर ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर। तो ये हमेशा प्रकृति में आकर्षण ही होता है। अब आप ये नहीं पूछ सकते कि ये आकर्षण बल ही क्यों होता है। मैंने अभी बताया कि ये मूल बल होते हैं, ये हमें पता तो है लगते हैं, लेकिन हम नहीं बता सकते क्यों लगते हैं। तो ये कैसा होता है? अट्रैक्टिव। हमेशा 2 वस्तुएं एक दूसरे को आकर्षित करती है। इसके जो परास होती है, रेंज, वो इनफाइनाइट होती है। अभी मैंने आपको बताया कि यूनिवर्सल लॉ है, ब्रह्मांड के किसी भी कोने में 2 वस्तुओं पर लगेगा। इसका मतलब आप पूछोगे क्या हमारा सन पर और पृथ्वी पर लग रहा है? बिल्कुल लग रहा है। क्या पृथ्वी और चंद्रमा पर लग रहा है? बिल्कुल। हम बराबर में 2 दोस्त बैठे हैं, क्या उन पर भी बल लग रहा है? बिल्कुल लग रहा है, बस हमें दिखाई नहीं देगा वो बल। क्यों नहीं दिखाई देगा? क्योंकि हमारा द्रव्यमान बहुत कम है। तो क्या होगा? ये बल हमेशा आकर्षण होगा और इसकी रेंज अनंत होगी, अनंत दूरी तक ये काम करता है, कहीं भी आप ले जाइए। उसके बाद दूसरा बल डिस्कस करते हैं। दूसरा बल है आपका विद्युत चुंबकीय बल। क्या है? विद्युत चुंबकीय बल। तो पहला बल गुरुत्वाकर्षण बल, दूसरा मूल बल है विद्युत चुंबकीय बल। तो जो फोर्स एक्टिंग बिटवीन चार्ज पार्टिकल, जो विद्युत चुंबकीय बल है 2 आवेशित कणों के बीच कार्य करता है। मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन पर लगेगा, एक प्रोटॉन दूसरे प्रोटॉन पर लगेगा, तो ये आवेशित है, तो इनके बीच में हमेशा क्या लगता है? एक बल कार्य करता है, उसको बोलते हैं विद्युत बल। जब चार्ज रेस्ट में होता है तब उनके बीच लगने वाला बल कूलाम का नियम द्वारा F = K Q1 Q2/r², ये कूलाम का नियम होता है। आगे पढ़ेंगे 12th क्लास में। तो जब चार्ज रेस्ट पर है, रुका हुआ है पॉइंट चार्ज,
तो उनके बीच में जो बल लगेगा उसे कूलाम के नियम द्वारा दिया जाएगा, और जब मोशन में होगा चार्ज तो वो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है, जिसके कारण उन पर चुंबकीय बल लगता है। तो ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे आगे जाकर। अगर आपको अभी समझ नहीं आ रहा तो टेंशन मत लीजिए, आगे जाकर आपको बहुत अच्छे से ये सब चीज़ें पढ़ने वाले हैं। उसके बाद डज नॉट नीड एनी इंटरवेनिंग मीडियम। इन दोनों, अगर दो प्रोटॉन हैं तो इनके बीच में माध्यम क्या है इस पर कोई निर्भर नहीं करता। तो जो विद्युत चुंबकीय बल है वो माध्यम पर निर्भर नहीं करता, माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। नेक्स्ट है जो रेंज है, परास है, इसकी भी अनंत होती है। प्रोटॉन 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 न्यूट्रॉन कितनी भी दूरी पर रखे हों उनके बीच में क्या लगता है, बल कार्य करता है। अब बात की जाए, हमने दो बल पढ़ लिए, एक गुरुत्वाकर्षण और एक विद्युत चुंबक। तो इनमें शक्तिशाली कौन है? तो आप देखेंगे अगर दो प्रोटॉन लें, इनके बीच में हम गुरुत्वाकर्षण बल निकालें और विद्युत बल निकालें, तो आप देखोगे विद्युत बल 10 गुना आएगा गुरुत्वाकर्षण बल के। इसका मतलब विद्युत बल जो होगा ज़्यादा स्ट्रोंग होगा किसकी तुलना में, गुरुत्वाकर्षण बल की। तो जो विद्युत बल है वो ज़्यादा स्ट्रोंग होते हैं किसकी, गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना में। यही यहाँ पर लिखा हुआ है, गुरुत्वाकर्षण बल से ज़्यादा शक्तिशाली होते हैं आपका विद्युत बल। और जो विद्युत बल होते हैं वो आकर्षण भी होते हैं और प्रतिकर्षण। अगर प्रोटॉन प्रोटॉन है, मतलब दोनों का एक जैसा आवेश है, या इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन है, तो उनके बीच हमेशा प्रतिकर्षण बल लगेगा, वो एक दूसरे को बाहर की तरफ धक्का देंगे। और अगर एक अपोजिट आवेश है, एक प्रोटॉन है एक इलेक्ट्रॉन है, तो उनके बीच हमेशा आकर्षण बल लगेगा, वो दोनों एक दूसरे को अपनी ओर क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमने देखा एक ग्रेविटेशनल गुरुत्वाकर्षण बल, एक विद्युत बल। शक्तिशाली कौन है दोनों में से, गुरुत्वाकर्षण बल या विद्युत बल? कौन है? विद्युत बल, लगभग 10 गुना। आगे चलिए, आगे देखते हैं हम तीसरे वाला जो हमारा मूल बल है वो पाया जाएगा। कौन सा तीसरा मूल बल है? उसका नाम है वीक न्यूक्लियर फोर्स। ये प्रकृति में बहुत दुर्लभ आपको देखने को मिलेगा, वीक न्यूक्लियर फोर्स। तो ये वेरी रेयर है इन नेचर। नेचर के अंदर केवल कुछ ही फिनोमिना होते हैं जहाँ पर देखने को मिलता है। उनमें से एक फिनोमिना होता है बीटा डीके। क्या है? बीटा 6। आगे पढ़ोगे जब आप न्यूक्लियस का चैप्टर पढ़ोगे कि जो न्यूक्लियस है वो इलेक्ट्रॉन और एंटी न्यूट्रिनो, इसका नाम होता है एंटी न्यूट्रिनो। न्यूट्रिनो एक कण होता है, तो ये उसका एंटी पार्टिकल है, इसको बोलते हैं प्रति न्यूट्रिनो। तो आप देखोगे कि क्या होगा, जो न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रिनो में टूटता है तो यहाँ पर एक वीक न्यूक्लियर फोर्स होता है। कुछ ही न्यूक्लियर प्रोसेस नाभिकीय प्रक्रियाओं में दिखता है। वीक न्यूक्लियर फोर्स भी बहुत ज़्यादा होता है ग्रेविटेशनल से। तो आप देखोगे पहले हमने तुलना की ग्रेविटेशन यानी कि गुरुत्वाकर्षण और विद्युत बल की, तो उसमें विद्युत बल शक्तिशाली है। अब तुलना करेंगे तो उसमें जो कमजोर नाभिकीय बल है वो भी शक्तिशाली है गुरुत्वाकर्षण बल से। और तीनों में आप कंपेयर करेंगे, हम चारों में कंपेयर करेंगे आगे जाकर, अभी देखेंगे। और जो इसकी रेंज है वो न्यूक्लियर रेंज से भी बहुत कम रेंज पर, लगभग न्यूक्लियर रेंज होती है 10⁻⁻⁻। और ये अगर दो जो जहाँ पर ये कार्य कर रहा है वहाँ पर बीच की डिस्टेंस 10⁻⁻16 मीटर की ऑर्डर की है, तो ही क्या लगता है वीक न्यूक्लियर फोर्स। आगे देखते हैं आज का लास्ट फोर्स जो हमारा मूल बल है वो है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, प्रकृति में पाए जाने वाला सबसे ज़्यादा शक्तिशाली बल है। क्यों शक्तिशाली बल है? क्योंकि यही एकमात्र ऐसा बल है जो आपके नाभिक को स्थायित्व प्रदान करता है। आप देखेंगे नाभिक के अंदर प्रोटॉन पाए जाते हैं, न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। तो जो प्रोटॉन है उस पर कूलाम के अनुसार प्रतिकर्षण बल लगना चाहिए, प्रोटॉन को धक्का देना चाहिए और न्यूक्लियस से बाहर आ जाने चाहिए। लेकिन प्रोटॉन क्या करने लगते हैं? प्रतिकर्षण न करके आकर्षण करने लगते हैं और न्यूक्लियस को बांधे रखते हैं। तो अब वो बल वैद्युत बल नहीं हो सकता, क्योंकि वैद्युत बल हमेशा प्रतिकर्षित करता है प्रोटॉन के बीच। तो वो बल को कहा गया क्या? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, प्रबल नाभिकीय बल। तो जो ये प्रबल नाभिकीय बल है अब तक ज्ञात जितने भी बल हैं उसमें सबसे ज़्यादा शक्तिशाली है। ये हमने लिखा, यह है न्यूक्लियस में प्रोटॉन व न्यूट्रॉन को आपस में क्या करता है? बाइंड करता है, बांधे रखता है। दूसरा, सभी मूल बलों में सर्वाधिक शक्तिशाली, सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स होता है कौन? हमारे पास स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स।
उसके बाद जो चार्ज इंडिपेंडेंट होता है, आप प्रोटॉन न्यूट्रॉन सब पर बराबर लगता है, आवेश पर कोई भी निर्भर नहीं करता, जबकि आप देखोगे कि वैद्युत बल आवेश पर निर्भर करता था। उसके बाद इसकी रेंज न्यूक्लियर रेंज के अंदर होती है, न्यूक्लियस के अंदर 10⁻⁻15 मीटर, और नाभिक के स्थायित्व के लिए उत्तरदायी। अभी मैंने आपको बताया जो नाभिक की स्टेबिलिटी है न्यूक्लियस की, वो डिफाइन करता है आपका स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। अब मैं इसके चारों की ताकत देखने वाला हूँ कि चारों में कौन कौन सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो अभी मैंने आपको बताया जो शक्तिशाली है न्यूक्लियर फोर्स, नाभिकीय बल, वो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। उसके बाद जो विद्युत चुंबकीय बल है वो स्ट्रॉन्ग होगा। उसके बाद वीक यानी कि दुर्बल नाभिकीय बल, और सबसे कमज़ोर होगा आपका गुरुत्वाकर्षण बल। तो ये बल के जो उनकी बल है उनका घटता क्रम है, यानी कि जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स होगा सबसे ज़्यादा शक्तिशाली, और ग्रेविटेशनल जो फोर्स होगा वो सबसे शक्तिशाली नहीं होगा, सबसे क्या होगा, दुर्बल। तो इस तरह से आप रेंज देखेंगे। अभी मैंने आपको बताया कि जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है न्यूक्लियर रेंज में लगेगा केवल 10⁻⁻15। जो विद्युत चुंबकीय बल है वो अनंत कहीं पर भी लग सकता है। वीक न्यूक्लियर फोर्स है वो 10⁻16 मीटर की डिस्टेंस पर, और जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो भी अनंत दूरी पर लग सकता है। अब एक टर्म आती है रिलेटिव स्ट्रेंथ, सापेक्षिक इनकी पावर, शक्ति देखते हैं क्या क्या इसकी स्ट्रेंथ होती है, पावर, शक्ति होती है। अगर हम एक स्केल मान लें कि स्ट्रॉन्ग की शक्ति 1 है, इसके रेस्पेक्ट में अगर किसी की ज़्यादा होगी तो 100, 200, 300 गुना ज़्यादा होगी, इसके रेस्पेक्ट में कम हुई होगी तो 1/100, 1/200, 1/300 होगी। इस तरह से अगर इसकी 1 माने तो इसकी 1/100 होगी। मतलब अगर इसकी 1 है तो इसका 1 में से 100 में से 1वां हिस्सा होगी कुल, कौन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। ये अगर 1 है तो ये इसका 10⁻13वां हिस्सा होगी, 1/, और ये 1 है तो ये इसका 1/10⁻39वां हिस्सा होगी। तो इस तरह से आप देखेंगे कि सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ इसकी होती है, किसकी, रिलेटिव स्ट्रेंथ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स की। इसकी थोड़ी कम, इसकी और कम, और इसकी और सबसे कम। ठीक है, तो आगे देखते हैं रेंज ऑफ फिजिक्स। लास्ट टॉपिक है हमारा, देखते हैं फिजिक्स की क्या क्या रेंज होती है। तो जो फिजिक्स की रेंज है आप देखोगे कि क्या क्या क्षेत्र, क्या क्या परास है फिजिक्स के। तो अगर हम द्रव्यमान की बात करें, इस ब्रह्मांड के अंदर जो हम द्रव्यमान पढ़ेंगे, हम एक इलेक्ट्रॉन पढ़ेंगे जिसका द्रव्यमान 10⁻31 किलोग्राम होता है, 10⁻31 किलोग्राम। और वहीं अगर हम एक यूनिवर्स देखें जिसको हम नाप सकते हैं, उसका द्रव्यमान 10⁻55। तो आप इसमें डिफर देखिए कितने का हो रहा है, 10⁻31 से 10⁻55 kg तक की वैल्यू को हम पढ़ेंगे। तो ये क्या है, रेंज है। आप देखोगे मास इतना छोटा जाएगा, 10⁻31 का मतलब समझते हो, 0.0000031 बार 0 तब जाके 1, और ये 1000055 बार 0, इतना किलोग्राम। सोचिए कितना होगा। तो कितनी रेंज है आप देखेंगे, यहाँ पर बहुत छोटी वैल्यू है, यहाँ पर बहुत बड़ी वैल्यू है। तो ये सब क्या है, फिजिक्स की रेंज है। और ये किसकी रेंज है, मास की। इसी तरह से लंबाई देखेंगे तो लंबाई हम रेंज में पढ़ने वाले हैं 10⁻−15 से 10⁻+26 मीटर तक। अब 10⁻−15 या -14 किसकी होती है, न्यूक्लियस की, जो नाभिक है, और 10⁻26 जो लेंथ है, जो आपकी गैलेक्सी है, जो आपका यूनिवर्स है, उसकी लेंथ होती है। उसके बाद टाइम, समय का फॉर्मूला होता है दूरी बटे चाल। दूरी क्या है, ये लेंथ, चाल क्या है, प्रकाश की चाल। दोनों को डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 10⁻−22 सेकंड से 10⁻18 सेकंड। तो इस तरह से आप देखेंगे कि हम जो रेंज देख रहे हैं फिजिक्स में, उसमें अगर मास देखें कहाँ से कहाँ तक चेंज होता है, कहाँ से कहाँ तक हम पढ़ेंगे, -31 से 10⁻55 किलोग्राम तक। लेंथ 10⁻−15 मीटर से इतने सूक्ष्म से इतने बड़े लेवल तक। तो ये क्या है, रेंज है। और टाइम 10⁻−22 से 10⁻18 सेकंड तक। तो इसलिए फिजिक्स रोमांचकारी हो जाता है, एक्साइटमेंट हो जाता है। उसके बाद देखते हैं फिजिक्स का टेक्नोलॉजी से, और टेक्नोलॉजी का फिजिक्स से क्या रिलेशन है। ठीक है, तो फिजिक्स जो होता है वो सोसाइटी को क्या देता है, टेक्नोलॉजी सोसाइटी को क्या देती है। कभी कभी जो फिजिक्स होती है वो टेक्नोलॉजी को नई टेक्नोलॉजी देगी, और कभी कभी टेक्नोलॉजी फिजिक्स को नया फिजिक्स का कॉन्सेप्ट देगी। मतलब आपने
फिजिक्स पढ़ी, उसमें कुछ कॉन्सेप्ट देखे। सबसे पहले जैसे भाप का इंजन की खोज हुई तो उसमें क्या देखा गया कि पानी उबल रहा था, उस पर जो ढक्कन था वो ऊपर की तरफ प्रेशर लगा रहा था। तो ऐसा करने के बाद सोचा गया, फिजिक्स में थ्योरी लगाई गई कि क्या इससे हम भाप का इंजन बना सकते हैं। जब भाप का इंजन बना दिया तो भाप का इंजन बनाने के बाद उससे ट्रेन वगैरह बना दी गई। ये क्या था, ये फिजिक्स ने टेक्नोलॉजी को दिया। अब टेक्नोलॉजी ने उससे भाप का इंजन बनाया और बनाने के बाद उससे मदद की सोसाइटी की। उसमें बग्गी जोड़ दी गई जिसमें लोगों को ले जाया गया एक स्थान से दूसरे स्थान तक। पहले बग्गी से उससे जाते थे बैलगाड़ी से, अगर 10 दिन लगते थे तो रेलगाड़ी से जाने में 2 दिन लगने लगे। तो ये सब क्या है, फिजिक्स ने टेक्नोलॉजी दी, टेक्नोलॉजी सोसाइटी ने हेल्प की। टेक्नोलॉजी ने किसकी हेल्प की, सोसाइटी की। तो इस तरह से देखेंगे आप, और बहुत सारे तमाम एग्जाम्पल होते हैं जो फिजिक्स कोई प्रिंसिपल कुछ लॉ के थ्रू कुछ डिस्कवर करता है, टेक्नोलॉजी उसको अपने में क्या करती है, नई नई टेक्नोलॉजी निकालती है, उसके बाद वो सोसाइटी की हेल्प करता है। पहले जो आप देखोगे कि फ़ोन आते थे इस तरह से मिला है, पहले तो कुछ था ही नहीं, आपको किसी से संपर्क करना है तो क्या फ़ोन थे, नहीं। उसके बाद इस तरह से फ़ोन आने लगे, काफ़ी टाइम लगता था मिलाने में। धीरे धीरे प्रोग्रेस हुई, टेक्नोलॉजी बढ़ी। आप देखोगे कि आज आप देखोगे मोबाइल फ़ोन है, तुरंत लगाइए कहीं पर भी फ़ोन मिलाइए, इंटरनेट है, कुछ भी चीज़ गूगल बाबा से पूछिए। तो ये सब क्या है, टेक्नोलॉजी है। आप देखोगे पहले बहुत बड़े बड़े CRO वगैरह बनते थे, आप देखोगे आप ICs बनने लगी, इतनी छोटी छोटी सी कंप्यूटर है, इतना फास्ट, इतना स्मूथ चलने लगा, इतना छोटा डिवाइस होने लगा। पहले इतने बड़े बड़े डिवाइस होते थे। कैमरा था, कैमरा आपने सुना भी होगा कि अगर किसी कैमरे के फ़ोटो लेना होता था कैमरे से तो उसके सामने कई घंटे तक बैठना पड़ता था, पहले 3-4 घंटे तक। आज आप 1 सेकंड के अंदर कितने सारे फ़ोटो खींच सकते हो। तो ये सब क्या है, टेक्नोलॉजी है। तो ये सब टेक्नोलॉजी, जब फिजिक्स कोई कॉन्सेप्ट देगी टेक्नोलॉजी से, तो टेक्नोलॉजी क्या करती है, सोसाइटी की हेल्प करती है। तो इस तरह से हमारा पहला चैप्टर जो है फिजिकल वर्ल्ड वो समाप्त होता है। इसके बाद हम यूनिट एंड डायमेंशन से स्टार्ट करेंगे, जो आपका मेन टॉपिक होता है, मेन चैप्टर भी है जो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से हम ख़त्म करते हैं अपना पहला चैप्टर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं नए चैप्टर नंबर 2 हमारा यूनिट एंड डायमेंशन के साथ। चलिए, तब तक के लिए धन्यवाद।